वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था जिन यूसुन और विंग कॉलेज पढ़ाया था क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया था, और विंग प्रिंसिपल के मुंह से काफ़ी सारा भाषण सुन के, उसका काफ़ी सारा बातें सुन के वो गुस्से से अपनी गुस्से को कंट्रोल करके वो वहाँ से चला गया था। अब लंच टाइम था। जब ईवान और वेंसाओ वो दोनों कैंटीन पर वो अपना लंच ले रहा था, तब अचानक से जिल्लिंग आ जाता है, वो भी लूसी के साथ। ईवान जिल्लिंग को देखे अपनी मुंह को बनाते हुए वो अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि उसे भी जिल्लिंग से बात नहीं करना था। और जब जिल्लिंग उसकी ऐसी हरकतें देखता है, जिल्लिंग कुछ नहीं कहता, वो गुस्से से भी ईवान को देख रहा था। जब ईवान अपना लंच लेके वो जाने ही वाला था, तब जिल्लिंग उसके हाथ से वो लंच का जो प्लेट था वो छीन लेता है। तभी ईवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईवान इससे आगे कुछ बोलता, ईवान को याद आ जाता है कि उसके अंकल ने, विंग ने कहा था कॉलेज पर पढ़ने जाते हो तो चुपचाप अपनी कॉलेज को कंप्लीट कर लो। मुझे ऐसी कोई हरकतें दोबारा नहीं सुनना है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रिंसिपल मुझे बुलाए, मैं तुम्हारी कॉलेज जाऊँ और वो मुझे बातें सुनाए। इससे अच्छा है कि तुम अपने कॉलेज को अच्छे से कंप्लीट कर लो। जब ईवान को ये बात याद आता, तब ईवान बस गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो जिल्लिंग को कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी जिल्लिंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं लाइन में खड़े होकर ऐसे लंच नहीं ले सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा लंच प्लेट ले लिया है, तुम लाइन में लग जाओ और अपना प्लेट ले लो। ऐसे कह के जिल्लिंग वहाँ से चला जाता है। पर ईवान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो फिर से ईवान के फेस पर मुक्का मारने ही वाला था, तभी वेंसाओ उसे रोक लेता है। तभी वेंसाओ कहता है, ईवान छोड़ दो, तुम उसके मुंह मत लगो। ऐसे कह के वेंसाओ और ईवान वहाँ से चला जाता है और जिल्लिंग भी वहाँ से चला जाता है। अब घर पर दिखाते हैं कुछ वक्त के बाद। विंग जब घर आता है, विंग बहुत गुस्से में था। विंग गुस्से से जब घर में आया था, तब विंग देखता है कि ऑलरेडी वेंसू और साउसिन वो दोनों विंग का इंतज़ार कर रही है। जब विंग आता है, विंग आके वो अपनी जगह पर बैठ जाता है, तब वेंसू और साउसिन भी वहाँ पर बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या खबर मिला है, जल्दी से बताओ। वेंसू कहता है, हमने पता लगाया है, वो अपना कंट्री छोड़ के हमारे इस कंट्री में आया है। तब विंग कहता है, वो अपना कंट्री छोड़ के हमारे कंट्री में आया है? तब वेंसू कहता है, हाँ। तभी साउसिन कहता है, ओमेगा का पता किया था, उसका फेस छुपा हुआ था, उसका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा था, और उस रूम का तो सीसीटीवी फुटेज बंद था जिस रूम में बेंचाओ का मर्डर हुआ था, इसलिए हम नहीं बता सकते। बस थोड़ा सा क्लिक हम लोगों ने देख लिया था जब वो डांस कर रहा था और बेंचाओ को अजीब अजीब तरीके से इशारा कर रहा था, वो टारगेट कर रहा था, और शायद उसकी हैंड पर कुछ लिखा था, और उसके बाद वेंचाओ उसके पीछे पीछे गया था। मतलब साफ नज़र आ रही है कि वो ओमेगा बेंचाओ को उस रूम तक लेकर गया था सिर्फ उसकी मर्डर करने के लिए। तब विंग कहता है, तो फिर पता करो वो इंसान कौन है और वो हमारी कंट्री में फिर से किस मकसद से आया है, वो अपना कंट्री छोड़ के यहाँ क्यों आया है। तब वेंसू कहता है, हो सकता है उसे पता नहीं है कि वो जिस इंसान का मर्डर किया है वो इंसान इस कंट्री से है। तभी साउसिन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसे पता नहीं है कि वेंचाओ इस कंट्री से है। विंग तभी तालियां मारता है, तालियां मारते कहता है, अजीब बात करते हो, जिस इंसान को उसने मर्डर किया है, क्या तुम लोगों को लगता है वो उस इंसान के बारे में पता नहीं करेगा? और तुम्हें लगता है कि वो पर्सन वेंजाओ के बारे में कुछ पता नहीं किया होगा? वो सब कुछ पता करके उसे पता होगा कि बेंचाओ किस वक्त कहाँ पर जाता है, तभी तो उसका मर्डर इतनी आसान तरीके से कर पाया ना। और तुम लोग क्या बातें कर रही हो तुम लोग, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम माफिया के लिए काम करते हो। मुझे लगता है उसका इस कंट्री में आना और कोई मकसद होगा, हो सकता है उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है बेंचाओ को मर्डर करना ही उसके लिए काफ़ी नहीं है, और कुछ मकसद होगा जो इस कंट्री से जुड़ा हुआ होगा और शायद बेन फैमिली से जुड़ा हुआ होगा। तभी साउसिन कहता है, हो सकता है, होने के तो कुछ भी हो सकता है। विंग कहता है, क्या और कुछ पता चला है? तभी वेंसू कहता है, नहीं, और कुछ नहीं पता चला, फिलहाल तो इतना ही पता लगा है कि वेंचाओ का मर्डर करने वाला वो डांसर है जो डांस कर रहा था और वेंचाओ को अपने रूम पर बुलाया था। पर अनलकली वहाँ का सीसीटीवी फुटेज का 2 घंटा, मतलब जब तक उसका काम कंप्लीट ना हो तब तक सीसीटीवी बंद था। तो विंग कहता है, तारीफ़ करने का मन तो नहीं कर रहा, पर तारीफ़ तो करना पड़ेगा, इतना बड़ा बार था, वहाँ पर कितने सारे होटल्स थे, कितने सारे स्टाफ थे, वहाँ पर मैनेजमेंट, उस बार का मैनेजमेंट काफ़ी टाइट था, फिर भी उस पर्सन ने इतनी आसानी से, इतनी चालाकी के साथ वेंचाओ को मर्डर करके वहाँ से चुपचाप निकल गया, और किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है।
विंग कहता है फिलहाल मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तुम दोनों अभी ऐसे जा सकते हो। विंग अपनी फोरहेड को मसाज देते हुए सोच रहा था आखिर उसका मकसद क्या है, वो इस कंट्री में कैसे आ सकता है, उस कंट्री से मतलब शायद हम उनके लिए टारगेट है, पता नहीं। विंग ये सब सोच ही रहा था। अब इवन को दिखाया जाता है जो कॉलेज पर पढ़ने में बिजी था, उसका क्लास चल रहा था और कुछ टाइम बाद वो अपना कॉलेज ख़त्म करके जब वो कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था तब वेंसाओ वेंसाओ कहता है ह्यून, क्या तुम एक मुझे बात बता सकते हो। तब ह्यून कहता है एक क्यों, तुम कई सारा सवाल पूछ लो मुझसे, मैं कई सारा बातें तुमसे कर सकता, क्या तुम सही से बता सकते हो आखिर जिल्लिंग का प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा तुमसे गुस्सा क्यों करते हैं। तभी ह्यून कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है उसका दुश्मनी शायद हमारी फैमिली से है, क्योंकि जिल्लिंग का फैमिली और मेरी फैमिली तुम्हें पता है ना, हम दोनों की फैमिली रिलेटिव है। और ना तो मैं जिल्लिंग को पसंद करता हूँ और नहीं तो मेरी अंकल उसके डैड को पसंद करता है। वेंसाओ कहता है पर इस दुश्मनी का कारण क्या है। तभी ह्यून कहता है सच में तुम्हें नहीं पता। तभी वेंसाओ कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं हमेशा देखता हूँ तुम्हारे अंकल और जिल्लिंग के डैड जिन जिसुन, वो दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। वो लोग दुश्मन नहीं लगते पर वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुम हमेशा बोलती हो कि जिल्लिंग का फैमिली तुम्हारा रिलेटिव है, पर तुमने एक कभी नहीं बताया कि आखिर जिल्लिंग का फैमिली और तुम्हारी फैमिली रिलेटिव किस तरीके से है, और ये सब क्या है, इतना नफरत किस बात की है। तभी यून कहता है ओह सॉरी, मैंने शायद तुम्हें कभी नहीं बताया। यूरसाव कहता है नहीं, तुमने कभी नहीं बताया। तभी इवान अपने हाथ पर पहना हुआ जो वॉच था उसे चेक करते कहता है मेरे पास अभी 1 घंटा टाइम है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे, बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। तभी वेंसाओ कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी यून कहता है तो फिर चलो यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक बेंच था रोड की साइड पर और वहाँ से सनसनाहट हवा चल रहा था और वहाँ पर एक नदी भी था। उस जगह पर इवान और वेंसाओ बैठ जाता है। इवान कहता है मन लगा के सुनना। वेंसाओ कहता है क्यों, मन लगा के क्यों सुनना पड़ेगा। तभी इवान कहता है तुम नहीं समझोगे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मन लगा के सुनना। ऐसे कह के इवान लाउडली स्माइल करने लगता है। वेंसाओ गुस्सा दिखाते कहता है तुम हंसना बंद करोगे, मैं काफ़ी सीरियस हूँ। तब इवान कहता है मेरी फैमिली मैटर में इतना सीरियस मत रहा करो, तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली एक माफिया की फैमिली है, तो इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना भलाई है। तब वेंसाओ कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी पता है ना है मेरी वैन का भी तुम्हारी भाई के लिए काम करता है वेंसू। यूवन कहता है मुझे पता है, अब इसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में तुम परेशान करते हो और घर के अंदर तुम्हारा भाई मुझे परेशान करता है। तभी वेंसाओ कहता है वो तुम्हें परेशान नहीं करता, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जो तुम्हारी अंकल ने वो काम दिया है। तभी यूवन कहता है अब चुप करो, मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनो। तभी यूवन कहता है मेरा दादी वेन फैमिली से है, मतलब वेन माओ की बेटी मेरी दादी है, और मेरी जो दादाजी है वो एक माफिया था और वो ऐसे इल्लीगल काम करता रहता था। उनका जो इल्लीगल काम था बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था और हमारे फैमिली में हमारी अंकल सबसे छोटा था। तब शायद मेरे अंकल 10 साल का होगा, इतना ही होगा शायद, और वो सबसे उम्र में छोटा था और उसके ऊपर एक उसकी बहन और उनकी एक भाई था जो मेरी डैड है। मेरी डैड और मेरी मॉम की जब शादी हुई थी वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश था और दुश्मन को हमारी फैमिली खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसी दिन एक पार्टी था, उस पार्टी में पूरी फैमिली इनवाइट था, बस मैं और मेरे अंकल घर पर रह गए थे क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा छोटा था, शायद 6 महीने का होगा, और एक 6 महीने के बच्चों को मेरी मॉम पार्टी में नहीं ले जाना चाहता था मेरी हाइजीनिक के लिए, तो वो मेरे अंकल के पास मुझे छोड़कर चला गया था। और एक कार पर मेरी मॉम डैड था और दूसरी कार पर मेरी दादा और दादी जी थी, और दुश्मन ने उसी वक्त मेरी दादाजी की कार पर हमला किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किया था। पर अनलकीली वो कार मेरी दादा और दादी जी की नहीं थी, अनलकीली वो कार मेरी मॉम डैड की थी और उसी के चलते मेरी मॉम डैड की मौत हो गई। मेरी जो अंकल है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने बड़ा भाई भाभी को खो दिया था और मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा छोटा था। अगर मेरे अंकल का और मेरी एज देखा जाए तो हम दोनों बस 10 साल का ही डिफरेंस है। तभी वेंसाओ कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा हुआ था, और जिन फैमिली के साथ उनके साथ क्यों दुश्मनी है। तभी इवन कहता है जिन फैमिली से इसलिए दुश्मनी है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि जिलनी की मॉम मेरी आंटी है।
मतलब मेरे अंकल की बहन जियान अली। और तुम्हें पता है वो दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जिन जुसून और जियान अली, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जिन जुसून जो है, उन्हें पता था कि जियान अली एक माफिया का बेटी है, फिर भी उन्होंने मेरी आंटी से प्यार करने की गुस्ताखी की। उन्होंने बताया कि तुम्हारी फैमिली माफिया है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। और इसी के चलते हुए मेरी दादाजी मेरी आंटी के साथ उस जिन जुसून के साथ शादी करा दिया। पर शादी करने के बाद ही जिन जुसून ने ये कह दिया कि वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें हमारी फैमिली से नफरत है, क्योंकि हमारी फैमिली माफिया फैमिली है। पहले मेरे जो दादाजी है वो माफिया है, उसके बाद मेरे अंकल माफिया बन गया, क्योंकि मेरे अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मेरे दादाजी की दुश्मनी की वजह से उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया। और मेरी मॉम मतलब अपने बड़े भाई और अपनी बड़े भाई की वाइफ को खो दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम्हें पता है मेरी मॉम डैड मेरे अंकल को अपनी बेटे के जैसा प्यार करता था, और उन दोनों के जाने के बाद अब मेरे अंकल मुझसे उतना ही प्यार करता, बेटे से बढ़कर। तो यही वजह है कि जिन जुसून और मेरी अंकल की कभी बनता नहीं है, क्योंकि मेरे अंकल जो है वो भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी बहन भी। और शादी के बाद वो जिन जुसून वो कमीना मेरे अंकल से मिलने नहीं देता अपनी बहन से। वो कई बार मिलने भी जाता है, पर उनकी इतनी कड़वी ज़ुबान है कि मेरे अंकल को इतना भला बुरा कहता है कि मेरे अंकल अब उनसे नहीं मिलने जाता है, बस बाहर ही मिल लेता है कभी कभार। वो भी एक माफिया है, तो वो ऐसी ओपनली कभी भी नहीं अपनी बहन से मिल सकता। बस यही वजह है कि उन दोनों की कभी नहीं बनता, और इसी के चलते अब जिल्ली की और मेरी दुश्मनी भी बढ़ रही है। तभी विंसव कहता, मुझे अब पता चला तुम दोनों की दुश्मनी की वजह क्या है। आखिर तुम दोनों की दुश्मनी की वजह तो तुम्हारे दादाजी से जुड़ा हुआ है। तभी ईवन कहता, हाँ यही वजह है। और तुम्हें पता है आजकल ना मेरे अंकल बहुत परेशान रहे। मेरे अंकल की मामा जी, जिसका नाम वेंचाव है, उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है, और इसी वजह से मेरे अंकल आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रह रही है। अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तो क्या हम अब घर चल सकते हैं? ऐसे कह के इवान वो अपनी जगह से उठ गया था और घर के लिए जा रहा था। तो वेंसो कहता है, इवान मुझे और एक क्वेश्चन करना है। ऐसे कह के वेंसो वो इवान के पीछे भागने लगता है और इवान से पूछता है, क्या तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि तुम्हारा फैमिली एक माफिया फैमिली है? तभी इवान कहता है, ऐसा क्यों? तभी वेंसो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि माफिया की जो लाइफ है वो कभी भी भरोसा करने के लायक नहीं है? जैसे कि तुम्हारी मॉम डैड की बात ही देख लो, वो एक माफिया नहीं था, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। वो बस पार्टी के लिए निकला था और अचानक उसकी मौत हो गई। एक बार तुम सोच के देखो, अगर उस दिन तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें साथ पर लेकर चलता पार्टी में, तो शायद आज तुम जिंदा नहीं रहते। तभी यूवन की एकदम से अपनी कदम रुक जाता है और वो वेंसाव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? वेंसाव कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तभी यूवन कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, दरअसल मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। वेंसाव कहता है, मतलब? यूवन कहता है, मतलब हमारी लाइफ है, जितना हम ऊपर वाले से लिख कर आते हैं हम उतना जिएंगे। ये तो जीने और मरने का एक खेल है जो हम आसानी से खेल लेते हैं। तुम्हें पता है एक ना एक दिन हमें मरना है, फिर भी हम जी रहे हैं ना? तभी वेंसव कहता, तुम बड़ी कमाल की बात करते हो। तभी ईवन कहता है, हाँ मैं बहुत कमाल का बात करता हूँ। जस्ट ये लाइफ जो है ना एक मैजिकल है, और इसे आसान तरीके से अगर लेना चाहो तो ये आसान है। तभी वेंसव कहता है, सच में तुम है ना। ऐसे कह के वो दोनों अपने कॉलेज से घर जा रहा था। इधर विंग को दिखाया जाता है, काफ़ी रात हो गया था। विंग अपने रूम में लॉक करके वो अपने आप में ही बैठा हुआ था, बस बैठ के गौर से और साइलेंसली बस अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था, जो दीवार पर एक बड़ी फोटो फ्रेम के साथ लगा हुआ था। विंग की माँ जैसे हंस रहा था। विंग बस अपनी माँ की हंसते हुए तस्वीर को देख रहा था। बस देखते देखते न जाने कितने टाइम हो गया था कि विंग अपनी मॉम की तस्वीर को देख रहा था। विंग को वो आखिरी पल याद आता है जब विंग की मॉम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और वो विंग की हाथ पकड़ के बस इतना कह के गया था कि यूवन का ख्याल रखना और अपने डैड से नफरत मत करना। विंग की माँ का ब्रेन ट्यूमर था, जिसके चलते विंग की माँ की मौत हो गई थी करीब 5 से 6 साल पहले। एक एक करके विंग ने अपनी फैमिली की सारे मेंबर को खो दिया था। फैमिली के नाम पर बस विंग के पास उसकी डैड था, उसकी बहन जियान अली था, और उसके नेफ्यू यूवन था। फिलहाल तो विंग अपनी नेफ्यू के साथ एक मेंशन में अकेला रहता है, और वो बस
ईवन के लिए अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। बस ईवन के लिए उसे जीना था, ईवन को पालना था, पोसना था, उसे बड़ा करना था और उसे उसकी तरह बड़ा सा एक माफिया बनाना था। क्योंकि विंग को पता था अगर एक बार वो इस इलीगल काम पर घुस जाए, वो नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकता। अगर वो जीना भी चाहे तो उसके दुश्मन उसे जीने नहीं देगा, किसी न किसी दिन उसे मार ही डालेगा। तो विंग को पता था अगर ज़िंदा रहना है तो लड़कर ज़िंदा रहना पड़ेगा और विंग को ईवन के लिए जीना था और ईवन को जीना है। काफ़ी रात हो गया था, विंग बस ये सब बातें सोच ही रहा था। तभी घर की डोर नॉक होता है। विंग का अचानक उसका ध्यान हटता है और वो नोटिस करता है कि दरवाजे पर नॉक हो रही है। विंग अपनी साइलेंसली, अपनी कोल्ड फेस के साथ वो अपना दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे के सामने ईवन खड़ा था। ईवन कहता है, अंकल डिनर नहीं करना? तभी विंग कहता है, हाँ तुम चलो, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। ऐसे कह के विंग ने ईवन को भेज दिया था। 5 मिनट बाद विंग जब अपनी डाइनिंग पर आके बैठ जाता, ईवन पहले से ही बैठा हुआ था। विंग चुपचाप अपना डिनर कर रहा था क्योंकि ईवन को पता चल गया था कि उसकी अंकल शायद सीरियस मूड में है या फिर वो अपसेट है। ईवन कुछ नहीं कहता, ईवन भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। विंग को डिनर करते हुए उसी प्रिंसिपल की याद आता है और जब उस प्रिंसिपल की याद आ जाता है तब विंग अपना डिनर करते हुए वो ईवन से पूछता है, ईवन तुम्हारा प्रिंसिपल का नाम क्या है? मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था उसकी बिहेव से, पर इस टाइम में गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बस इस साल की बाहर जाओगे और इसके बाद तुम बाहर चले जाओगे पढ़ाई के लिए। तभी ईवन कहता है, अंकल वैसे तो मुझे माफिया ही बनना है, तो इतना बड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे गोली चलाना सिखा देना और सब कुछ अच्छे से सिखा देना। मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करके मैं यही सब करने वाला हूँ, तो बेकार में बाहर जाके पढ़ाई करके क्या करना है? तो विंग अपनी कोल्ड फेस से वो ईवन की तरफ देखते हुए और गुस्से से कहता है, कुछ चीज़ें ना ज़रूरत के लिए नहीं किया जाता है, बस करना है तो करना है। मुझे भी पता है इस माफिया वर्ल्ड में इतना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होता है, बस ज़रूरत होता है तो दिमाग चलाना। और मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही चलता है। तभी ह्यूमन कहता है, इसका मतलब क्या है? मेरा दिमाग कहाँ पर चलता है? मेरा दिमाग तो हमेशा मारपीट में ही चलता है। ह्यूमन की बात से विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। विंग अपने खाने की जो चॉपस्टिक था वो नीचे रख देता है और अपनी फोरहेड को मसाज देते हुए कहता है, ह्यूमन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तुम मेरी बात को नहीं समझते हो। हर चीज़ ज़रूरत के लिए नहीं किया जाता है। तुम्हें नहीं पता आगे चल के कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो तुम्हें पढ़ाई अपने कंप्लीट करना पड़ेगा और तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितना चाहे इस माफिया वर्ल्ड से दूर रहना। तभी यून कहता है, आप दूर रह सकते हो। तभी यून कहता है, अब ये नामुमकिन है। तभी यून कहता है, मुझे भी यही लगता है कि अब ये नामुमकिन है। आपके बाद मुझे आपका जो ये माफिया वर्ल्ड है मुझे संभालना है। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है, मुझे नहीं पता मेरा माँ बाप कैसा था। फिर आप, मुझे आपको संभालना है। उम्र के साथ साथ अब कमज़ोर पड़ते जाएंगे, तब तो मुझे ही संभालना है ना आपको। बूढ़े हो जाए तो हमारा दुश्मन, मैं मरते दम तक मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और तुम ऐसे बातें करना बंद करो कि कभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगा। तभी यून कहता है, क्यों? अब नहीं चाहते कि मैं आपसे भी बड़ा वाला डॉन बन जाऊँ? तो विंग कहता है, यून तुम अपना डिनर कंप्लीट करोगे? यून कहता है, ओके मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसे कह के यून अपना डिनर कंप्लीट कर रहा था और तभी विंग कहता है, तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा प्रिंसिपल का नाम क्या है? तभी यून चॉपस्टिक से अपना निवाला अपने मुंह पर लेते हुए और उसे चबाते हुए कहता है, उसका नाम है लान वांग जी। विंग कहता है, लान वांग जी? यून कहता है, हाँ उसका नाम है लान वांग जी। यून गुस्से से कहता है, और हाँ बड़ा ही खड़ूस है वो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग कहता है, हाँ खड़ूस तो है, मुझे भी पसंद नहीं है। तभी इवन अपनी खाने को चबाते हुए वो अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। विंग कुछ टाइम अपना खाना खाते हुए वो जब नोटिस करता है कि इवन उसी की तरफ देख रही है, तब विंग इवन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो? तभी इवन कहता है, पर अंकल आप आप उसके सामने इतना, आपका हवा फुस क्यों हो गया था? तभी विंग कहता है, मतलब? यून कहता है, आप उसके सामने इतना चुपचाप क्यों थे? ऐसा लग रहा था कि वो एक माफिया डॉन है और आप बस एक नॉर्मल इंसान हो। विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस तुम्हारा प्रिंसिपल था और मुझे लगा इस बार मैं ऐसा बंदूक दिखा के उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
मुझे लगता है अगर इस बार मैं अपना गुंडागर्दी दिखा दी तो शायद वो तुम्हें कॉलेज से ही ना निकाल दे। तभी ईवन कहता है, सच में अंकल आप कब से लोगों से डरने लगे? तब विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा इस बारे में सोच रही हो? ईवन कहता है, आपने कहा ना माफिया डॉन बनने के लिए दिमाग को चलाना ज़रूरी है, और मुझे तो दिमाग चलाना ही है। विंग कहता है, अपना डिनर कंप्लीट करो, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हारा डिनर छीन लिया जाएगा। तब यून कहता है, अरे नहीं, आधी रात को मुझे भूख लग जाएगा अगर मैंने अभी डिनर कंप्लीट नहीं किया तो। ऐसे कह के यून अपना डिनर कर रहा था, विंग भी डिनर कर रहा था, और विंग डिनर करते हुए उस सीन के बारे में सोचता है जब विंग उसकी फोरहेड पर अपना गन पॉइंट किया था और उस प्रिंसिपल ने मतलब लानमांग जी ने उसकी फोरहेड से एक फिंगर से बंदूक को हटाते हुए कहा था, अपना गुंडागर्दी घर में दिखाना। बस उसकी वॉइस इतना डीप था कि वो विंग को चैलेंज किया था। इधर जिन जिसुन और जियान अली को दिखाया जाता है। जिन जिसुन अपना डिनर कंप्लीट करके वो बेड पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था, और जियान अली शायद वो अपनी मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह वो थोड़ा अपना केयर कर रहा था, स्किन की केयर कर रहा था अपनी मिरर में फेस को देखते हुए। तभी जिन जिसुन कहता है, तुम्हारी मामा की जो मर्डर हुआ था क्या उसके बारे में कुछ पता चला? तभी जियान अली कहता है, आप खबर लेने कहाँ देते हो? आपको तो गुस्सा आता है ना जब मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा खबर रखता हूँ। तभी जिन जिसुन कहता है, पर ये मैटर थोड़ा अलग है। आखिर तुम्हारी मामा जी का मर्डर किसने किया होगा? वो एक बड़ा वाला डॉन था ना, वो शायद विंग से भी खतरनाक था, उसके दिल पर कोई रहम नाम का चीज़ नहीं था। तभी जियान अली हंसते हुए वो अपनी मिनर से फेस को हटाते हुए वो जिन जिसुन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो आप मान रही हो कि विंग के दिल में रहम है? तभी जिन जिसुन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो विंग से थोड़ा बेरहम है। तभी जियान अली कहता है, मैंने विंग से बात किया था, वो अभी भी तलाश कर रही है कि आखिर वो इंसान कौन है और उसकी मेरी मामा से क्या दुश्मनी थी। तभी जिन जिसुन कहता है, तुम विंग से मिलने गए थे? तभी जियान अली कहता है, हाँ वो मेरा भाई है, मुझे उससे मिलना है, मैं घर पर नहीं गया था, मैं बाहर मिलने गया था। तभी जिन जिसुन कहता है, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम विंग से मिलने गई हो। तभी जियान अली को गुस्सा आता है और कहता है, पहले तो तुम मुझे एक कह के शादी किया था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरे फैमिली इलीगल काम करता है, पर जैसी शादी हो गया तुमने मेरी घर जाना मना कर दिया, और जब विंग आता है तुम्हें गुस्सा आता है, तो विंग भी गुस्से से यहाँ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है विंग यहाँ नहीं आएगा तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा? वो मेरा भाई है, मैं उससे मिलने जाऊँगा। तभी जिन जिसुन कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम अगर उससे मिलने गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी यानली कहता है, दरअसल मैं प्लान करके मिलने नहीं गया था, मैं बस शॉपिंग पर गया था, और विंग को जब पता चला कि मैं शॉपिंग पर हूँ तो वो मुझसे मिलने आ गए क्योंकि वो उसी शॉप के आसपास में ही था। तभी जिन जिसुन कहता है, ऐसी बात है। तभी जियान अली वो बेड पर आके बैठता है और अपनी ब्लैंकेट को थोड़ा सा खींचते हुए वो जिन जिसुन से पूछता है, आज कॉलेज में क्या हुआ था? तभी जिन जिसुन कहता है, जो होना था, जो हमेशा होता है, यूवन की और जिल्लिंग की झगड़ा हो गया था। लगता है हमारी फैमिली में हमेशा दुश्मनी बरकरार रहेगा और वो यूवन और जिल्लिंग बरकरार रखेगा। तभी जियान अली कहता है, तुम्हें नहीं पता, हमारी दुश्मनी अब ख़त्म होने वाला है, हमारी फैमिली फिर से जोड़ने वाला है। तभी जिन जिसुन कहता है, इसका मतलब क्या है? जियान अली कहता है, वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं उसका माँ हूँ तो मैं समझ सकता हूँ आखिर जिल्लिंग का प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा यूवन से क्यों भिड़ जाता है। तभी जिन जिसुन कहता है, तुम अपनी बेटी की तरफ नहीं, तुम अपनी भाई की बेटी की तरफ होकर बात कर रही हो, तुम यूवन की तरफ से बात कर रही हो। जियान अली कहता है, दोनों ही मेरा अपना है, यूवन भी मेरा बेटा की तरह ही है, तो जो सही है मैं उसकी तरफ से बात करूँगी। इधर विंग को दिखाया जाता है जो अपनी बेड पर लैपटॉप पर उसी सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। वो पर्सन जो पर्सन बार बार डांस कर रहा था, सच में उसका डांस कमाल की है। विंग भी एक पल के लिए वो सारा कुछ भूल के बस उस पर्सन का डांस देख रहा था। वो एक ओमेगा था। शायद पहली बार विंग किसी ओमेगा का डांस इतना अच्छे तरीके से देख रहा था, इतना फोकस होके कि वो एकदम के लिए सब कुछ भूल गया था कि आखिर वो ये जो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वो क्यों देख रही है। और उस ओमेगा का जो तिरछी नज़र था, वो जब बेंचो का इशारा कर रहा था, जो टारगेट कर रहा था, वो सच में अगर विंग भी होता तो शायद फंस जाता। उस ओमेगा की चाल ढाल कमाल का था। विंग उस फुटेज को मतलब उस वीडियो को बार बार जूम करके देख रहा था जब उस ओमेगा ने वेंचाओ के हाथ पर अपनी फिंगर से एक नंबर लिखा हुआ था, एक
रूम नंबर लिखा हुआ था 209। विंग बार बार उस फिंगर को देख रहा था। वो जिस तरीके से अपनी फिंगर को हिलाते हुए उस नंबर को लिखा था, विंग बार बार ये सोच रहा था आखिर वो नंबर क्या है। अगर इस नंबर को विंग एक बार पहचान लिया तो शायद विंग के हाथ में कुछ सबूत लग सकता है। 6 महीने हो गया पर अब तक विंग के हाथ में वो सबूत नहीं लगा था। उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा आखिर वो पर्सन कौन है और वो बेंचाओ का मर्डर क्यों किया था। ये नया दुश्मन कौन है विंग के लिए, क्योंकि वो ओमेगा जब बेंचाओ के हाथ में वो नंबर लिख कर गया था और उस ओमेगा के पीछे पीछे जब बेंचाओ भी गया था, उस कॉरिडोर से होते हुए और उस रूम तक जितने भी सारे सीसीटीवी कैमरा था वो सारे के सारे बंद था। इसलिए विंग को और विंग के सारे आदमी को ये बात पता नहीं चला था आखिर बेंचाओ किस रूम पर गया था, किस रूम पर उसकी मर्डर हुई थी। क्योंकि बेंचाओ की जब डेड बॉडी मिला था वो था बार की जो बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग के टेरेस पर मिला था। वो भी पड़ा हुआ सुबह को मिला था। जब वहाँ का स्टाफ वो टेरेस पर चेक करने गया था तब स्टाफ को दिखा था बेंचाओ की डेड बॉडी। नहीं तो इससे पहले किसी को भी पता नहीं चला था कि उस बार में, उस होटल में किसी का मर्डर भी हुआ है। और आज तक ये नहीं पता चला कि किस रूम पर हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था। उस मर्डर के बारे में कोई भी सबूत नहीं था। बस इतना पता था, पता होना भी गलत होगा, बस इतना अंदाज़ा था। वो जो बार में डांस कर रहा था वो ओमेगा, जो बार बार बेंचाओ को टारगेट कर रहा था, बेंचाओ को हाथ पर कुछ इशारा देकर चला गया था और उसी से बेंचाओ गायब हुआ था। बस इसी वजह से विंग को और विंग के सारे लोग को ये लग रहा था कि शायद वही ओमेगा होगा जो बेंचाओ का मर्डर किया होगा। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं था जो विंग को बता सकता है कि आखिर बेंचाओ के साथ हुआ क्या था। विंग बार बार उस फुटेज को जूम कर करके देख रहा था आखिर उस ओमेगा ने बेंचाओ के हाथ पर कितना नंबर लिखा था। विंग किसी को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करता। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो अपनी लैपटॉप को बंद करके सो जाता है। अब अगले दिन का दिखाया जाता है जब यूआन, जिनलिंग, लूसी और वेंसा सारे लोग अपना क्लास अटेंड कर रहा था और प्रिंसिपल लान मांगजी वो क्लास ले रहा था सबकी, मतलब सबको लेक्चर दे रहा था। उस टाइम कॉलेज की बेल की घंटी बज जाता है। सब लोग बाहर जा रहा था और जब सब लोग बाहर जा रहा था बस वहाँ पर खड़ा था ह्यूआन और वेंसा। जिनलिंग भी वहाँ से चला गया था और जिनलिंग के पीछे पीछे लूसी भी चला गया था। जब ह्यूआन और वेंसा वो बाहर जा रहा था तो विंग की एंट्री होता है। विंग अंदर आता है और विंग को देख के ह्यूआन और वेंसा कहता है, अंकल आप यहाँ? तब विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी थोड़ा ह्यूआन चौंक जाता था और वहाँ पर खड़ा हुआ प्रिंसिपल लानमांगजी भी खड़ा था। प्रिंसिपल लानमांगजी को कुछ समझ में नहीं आया था, वो बस वहाँ पर खड़ा था। तभी ह्यूआन कहता है, अंकल आप मुझे लेने आई हो? तब विंग कहता है, हाँ पर तुम इतना चौंक क्यों रही हो? ह्यूआन प्रिंसिपल के सामने कुछ कह नहीं पाता पर ह्यूआन को बताया उसका अंकल कभी भी उसे कॉलेज में लेने नहीं आता है, पिकअप करने नहीं आता है। हर बार विंग अपने ड्राइवर के साथ कार भेज देता है। वो ह्यूआन को कॉलेज छोड़ देता है और कॉलेज छुट्टी होने पर उसका ड्राइवर ह्यूआन को घर तक लेकर जाता है। क्योंकि ह्यूआन एक माफिया का नेफ्यू था तो वो इतनी खुलेआम सड़क से पैदल चल के या फिर साइकिल से वो नहीं जा सकता। उसके पास कार था और उसकी सेफ्टी के लिए उसके ड्राइवर के साथ उसे कॉलेज में भेजता था और कॉलेज से लेकर जाता था। और आज विंग को ऐसे देख के ह्यूआन थोड़ा चौंक गया था। ह्यूआन और कुछ कह पाता तब विंग कहता, ह्यूआन तुम कार पर जाके बैठो और मेरा वेट करो, तुम्हारी प्रिंसिपल से थोड़ा हिसाब किताब बाकी है। ऐसे कह के विंग वो प्रिंसिपल लानमांग जी की तरफ देख रहा था और विंग कहता, वेंसाओ तुम भी ह्यूआन के साथ जाओ। ऐसे कह के विंग वेंसाओ को और ह्यूआन को भेज देता है और जैसे ही वेंसाओ और ह्यूआन चला जाता है तब विंग अपनी एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी कोल्ड फेस के साथ वो लानमांग जी की आंखों में देखता है। लानमांग जी भी विंग की आंखों में देख रहा था डायरेक्टली। उसे कोई खौफ नहीं था कि एक माफिया है। तब विंग कहता है, मिस्टर लानमांग जी। लानमांग जी कहता है, मिस्टर विभूषियन आप, मुझसे क्या काम है आपको? जहाँ तक मुझे पता है मैं एक टीचर हूँ और आप एक माफिया हो, तो मुझे नहीं लगता आपकी और मेरी कोई मैच है और हम दोनों इतना अटैच भी है कि आप मुझसे बात करना है। तभी विंग थोड़ा झुकते हुए वो एकदम से लानमांग जी करीब चला जाता है और कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है तुम और मैं काफ़ी पुराना है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। तभी प्रिंसिपल लानमांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? पर मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
तभी विंग कहता है, बस मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है और काफ़ी लॉन्ग चलने वाला है। विंग लालमंग जी काफ़ी करीब था, मतलब काफ़ी झुक गया था। विंग को उसकी जो ओमेगा फेरोमोन्स है वो महसूस हो रहा था। विंग अपनी आंखें को बंद करते हुए और उस ओमेगा फेरोमोन्स को स्मेल करते हुए कहता, वाह कितना खूबसूरत स्मेल है। तभी लानसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लानसन कहता है, सॉरी, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा बदतमीज़ हो ओमेगा के साथ? विंग अपनी फेस को थोड़ा दूर ले जाते हुए कहता है, हाँ मैं तो बदतमीज़ हूँ और मैं और भी बदतमीज़ बनना चाहता हूँ। तभी लानमंग जी कहता है, हाँ मुझसे दूर ही रहो तो ही बेहतर है। तभी विंग कहता है, बस यही कहने आया था मैं कि तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। लानमंग जी गुस्सा होकर वो वहाँ से जा रहा था। तब विंग लानमंग जी कंधों पर हाथ रखता है उसे रोकने के लिए, पर जैसे विंग ने लानमंग जी कंधों पर हाथ रखा था, लानमंग जी एकदम से झटका देकर उसके हाथ को हटाता है और कहता है, डोंट टच मी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी मेरे बिना इजाज़त के मुझे टच करे। तो विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। तभी लानमंग जी गुस्से से और विंग को बॉन्ड करते अपने दांत को पीसते कहता, मिस्टर अपनी हद में रहिए, आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, तो ऐसे स्वभाव करना बंद करो कि आप मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आया था ना कल, जब मैंने तुम्हें डांटा था और तुम्हारी नेफ्यू के सामने और तुम्हारे दुश्मन के सामने मैंने और तुम्हारे नेफ्यू के सामने और तुम्हारे दुश्मन के सामने मैंने तुम्हें डांटा था। बस उसी बात का बदला लेना है ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। मैं औरों की तरह डरपोक नहीं हूँ कि एक माफिया को देख के डर जाऊँगा। ऐसा कह के लानमंग जी वहाँ से चला जाता है। विंग स्माइल करते कहता है, इंटरेस्टिंग, तुमसे भिड़ना काफ़ी मज़ेदार होगा और तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, खेल में मज़ा आएगा। ऐसे कह के विंग भी वो अपनी कार की तरफ चला जाता है और जैसे विंग अपनी कार पर बैठता है तब ह्यूमन कहता है, अंकल अब क्या बात कर रहे थे? ह्यूमन कहता है, कुछ नहीं, बस अपने काम से कम रखो। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।